Good morning to all of you. ओके चलो जी स्टार्ट करते हैं। आज एक नया चैप्टर है, तो हमारा लिमिट खत्म हो गया था, तो अब मैं स्टार्ट करूंगा आज के लेक्चर में। एक काम करते हैं, डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस हमारा छोटा सा टॉपिक है, तो वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी खत्म भी हो जाएगा, सिलेबस भी ऑन द ट्रैक आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, वैसे तो आप लोगों को पता होगा डिटरमिनेंट पढ़ना है और साथ में मैट्रिसेस भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बाकी लिमिट हमारा कंप्लीट हो गया, लिमिट में कुछ बचा नहीं है, बाकी आप क्वेश्चन लगा सकते हो। और लिमिट का कुछ पार्ट जो है वो फिर से आएगा दोबारा से। कहाँ पे आएगा? तो जब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे आएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो है वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है, इंटीग्रेशन को हम एज ए लिमिट कन्वर्ट कर सकते हैं, सम ऑफ लिमिट्स, मतलब एक सीरीज बना सकते हैं। तो वो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, तो वो हम इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब अभी इसको डिस्कस करने कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि ना तो आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी पता है। डिफरेंट इंटीग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वहां पे बिल्कुल लास्ट में जाकर मैं करवाऊंगा। लिमिट का क्वेश्चन आएगा, फिर लिमिट का क्वेश्चन एक जगह पे और आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी डिफरेंट इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में। जब एक कॉन्सेप्ट आता है न्यूटन लीबनिज रूल, है ना, तो न्यूटन लीबनिज रूल एक होता है, उसमें हमें यूज करना होता है, लिमिट्स का यूज होता है, वहां पे लिमिट का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो वो सब उसको भूल जाओ, मेन हमारा जो लिमिट है वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, वो सब सारा जो रिलेवेंट टॉपिक्स जो है वो हमारा तो जिस चैप्टर में आएगा वहां पे डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल पे स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो भाई, डिटरमिनेंट। तो पहले डिटरमिनेंट डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैट्रिसेस। ठीक है, तो डिटरमिनेंट होता क्या है? पहली बात तो ये समझना चाहिए, डिटरमिनेंट हम बोलते किसको। तो डिटरमिनेंट हमारा होता है, बेसिकली उसको हम अगर डिफाइन करें तो डिटरमिनेंट इज बेसिकली एरे ऑफ नंबर्स। मतलब मैं इसको डिफाइन अगर करूंगा तो ये क्या होता है, ये बेसिकली एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, इन बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस। ठीक है, इन बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस इन स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड्स यूज किए गए, एरे, एक वर्ड यूज किए एरे। ठीक है, तो एरे का मतलब हुआ कि किसी चीज को सजा के रख देना, मतलब हम डेकोरेट अच्छे से प्लेस कर दिया, तो एरे हो गया वो। नंबर्स का एरे और दो वर्टिकल लाइन के बीच, जैसे मान लो ये हमारा एक वर्टिकल लाइन हो, ये हमारा एक वर्टिकल लाइन, तो मान लो मैंने यहाँ पे नंबर रखा 1 2 4 -1। ठीक है, और ये हो गया 0 7 9 2, -1 -2 3 6। ठीक है, 4 1 3 -3 2 -3। ठीक है, अब ये हमने सजा के रख दिया नंबर्स को, तो दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। इसमें फिर एक वर्ड यूज किया गया है, स्क्वायर फॉर्म। स्क्वायर फॉर्म का मतलब क्या होता है? स्क्वायर फॉर्म का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टली जो प्लेस्ड एलिमेंट्स, ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है ऐसे, मतलब एक तो ऐसे दिख रहा होगा, हम लोग एक ट्रे ऐसी है, दूसरा ट्रे ऐसा है, इसमें ऐसे फिक्स करके रख दिया, तीसरा ट्रे हमने ऐसे लगा दिया। ठीक है, और चौथा ट्रे हमारा ऐसे। सही है, तो हॉरिजॉन्टली जो प्लेस किया है उसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं R1 O1। ठीक है, इसको बोलते हैं रो 2। ठीक है, इसको बोलते हैं रो 3 और इसको बोलते हैं रो 4। करेक्ट है। और अगर बात करते हैं, अगर मैं वर्टिकली अगर ट्रे बना दूं ऐसे, तो इसमें भी इनको दिखाई दे रहा है ये ऐसे। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है तो ऐसे, फिर ये वाला एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट्स एक वर्टिकली ऐसे ट्रे में आ गए, फिट हो गए, फिर ये भी फिट हो गए। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कॉलम 1। ठीक है, इसको बोलेंगे कॉलम 2, इसको बोलेंगे कॉलम 3। सही है, करेक्ट है। और
अब कॉलम 4 मतलब चौथा जो हो जाएगा वो कॉलम 4 हो जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पर ये चौथा जो कॉलम है इट इज कॉल्ड कॉलम 4। तो तुम यहाँ पर देखो कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए, अगर अगर बराबर नहीं होगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। इसलिए इसने बोला कि स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। स्क्वायर फॉर्म का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होना चाहिए, होना पड़ेगा, अदरवाइज तो हमारा डिटरमिनेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। डिटरमिनेंट से किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया, सपोज करो कि उसने ऐसे लिख दिया 1 2 3 2 1 4, अब बोलेगा कि ये डिटरमिनेंट है क्या, तो ये बिल्कुल गलत है, ये डिटरमिनेंट है ही। डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना पड़ेगा, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे डिफाइन ही ऐसे किया हुआ है कि यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एरे ऑफ नंबर्स इन बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस इन स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर चलो कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं। जैसे टर्म्स क्या है, जैसे ये जो एलिमेंट है ये, ठीक है, ये एलिमेंट, तो ये क्या हो रहा है कि ये फर्स्ट रो में भी प्रेजेंट है और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, तो दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलेंगे, नंबर को हम लिखते हैं ऐसे A11, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है तो A12, ठीक है, A13 ऐसे ही A14, ठीक है, ऐसे ही फिर ये वाला एलिमेंट हो जाएगा A21 A22 A23 A। तो अगर हम जनरलाइज डिटरमिनेंट अगर लिखना चाहते हैं, डिटरमिनेंट को जनरली हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो वो हमारा ऐसे दिखेगा A11 A12, ठीक है, A13 A14 एंड सो ऑन, A11 ऐसे ही A21 A22 A23 A24 और A28, ठीक है, फिर A31 A32 A33 A34, ठीक है, और A3, और ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा AN1, फिर हो जाएगा AN2, फिर हो जाएगा AN3, फिर हो जाएगा AN4 और लास्ट में हो जाएगा ANN, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट्स, ये जनरलाइज डिटरमिनेंट हो गया, ठीक है, जनरलाइज डिटरमिनेंट हो गया। तो मतलब इतना लिखने के बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें देखो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स किसके बराबर है, n के बराबर, ठीक है, n रो है और n कॉलम। तो बेसिकली इस डिटरमिनेंट को हम बोलेंगे ऑर्डर। अब यहाँ पे ऑर्डर एक टर्म आता है, ऑर्डर ऑफ डेल्टा, तो ऑर्डर ऑफ डेल्टा विल भी हो जाएगा n, n क्रॉस n लिख दो, चाहे चाहे सिंपली n लिख दो, nth ऑर्डर या nth ऑर्डर लिख दो, दोनों बात का मीनिंग सेम। अब यहाँ पर n क्रॉस का मतलब n स्क्वायर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है। तो यानी कि कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया, ये तुम्हारा डिटरमिनेंट हो गया nth ऑर्डर पे, यानी कि n क्रॉस n। इसको देख के पता चलता है, तो पहला जो एलिमेंट होता है, पहला जो एलिमेंट है वो नंबर ऑफ रोज को बताता है, और जो दूसरा जो एलिमेंट होता है वो कॉलम्स को बताता है, ठीक है, कॉलम्स को बताता है, ठीक है। तो अब जैसे इतना बड़ा लिखने के बजाय मैं शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिख सकता हूँ कि AIJ, ठीक है, और n क्रॉस है, और I कहाँ से कहाँ तक वेरी करे, तो 1 से लेकर के n तक, और J भी वेरी करेगा, तो मतलब इतना लिखने के बजाय उसमें I और J वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो जैसे I और J एक बार बराबर हो गया तो 1 1 2 2 3 3 ऐसे करके एलिमेंट्स आने लग जाएंगे, तो ऐसे करके भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। ये भी इतना लिखने के बजाय, तो यहाँ पर भी I मतलब होता है ith रो, और J मतलब होता है jth कॉलम, ठीक है। तो सेकंड जो दूसरा टर्म लिखा हो गया होगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पक्की बात है, सही है ना, तो समझ में। अच्छा, उसमें उसके बाद फिर देखो कि अ, ये जो एलिमेंट्स पे फोकस करो, जैसे ये जो एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स, इसमें क्या हो रहा है, इसमें तुम देख सकते हो कि इसमें आई और जे का वैल्यू बराबर आ रहा है ना। मतलब इस बार क्या हो रहा है कि इसमें सारे के सारे जो है आई और जे दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। तो अगर आई और जे का वैल्यू इक्वल आ गया तो इन सारे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, समझ में आया। तो स्क्वायर का मतलब ये मत सोचना कि जैसे स्क्वायर हम बनाते हैं ना, जैसे हमारे पास स्क्वायर होता है और ये स्क्वायर है जिसके चारों साइड इक्वल होता है, तो स्क्वायर में तो ये भी डायगोनल होता है, ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल,
ठीक है। तो अब हमने स्क्वायर फॉर्म वहां पे ऊपर में लिखवाया है, तो ये मतलब नहीं कि यहाँ भी दो डायगोनल हुआ कि चलो जी यहाँ पे एक डायगोनल ऐसे मान लो और एक डायगोनल ऐसे मान लिया, ऐसा नहीं है। इसमें एक ही डायगोनल होगा। डायगोनल एलिमेंट किसको बोलेंगे? तो जो हमारा आ, जिसमें आई और जे, इफ आई बराबर जे हो जाए तो ए आई आई, इस टाइप के एलिमेंट्स को हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स। क्या तो समझ रहे हैं? उसके बाद डायगोनल एलिमेंट्स के बाद अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट एलिमेंट। तो मतलब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या क्या होगा? A11 होगा, A22 होगा, ठीक है, A33 होगा, ऐसे करते करते ANN हो जाएगा। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। ठीक है। दूसरा होता है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट तुम किसको बोलोगे? तो जो जो एलिमेंट सिमेट्रिकल अबाउट द डायगोनल, क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल अबाउट द डायगोनल। जो डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे वैसे एलिमेंट को क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एलिमेंट। या दूसरा इसको बोलने का तरीका है कि ए आई जे एंड ए जे आई, मतलब ए जे आई, मतलब जिसमें आई और जे का पोजीशन इंटरचेंज हो गया, वैसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एलिमेंट को। दीज आर कॉन्जुगेट एलिमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो A12 लिखा है और A21 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट। अपन देख सकते हो यहाँ से कि जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा है, जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा है, ये वाला और ये वाला एलिमेंट, ठीक है, A12 A21, ये दोनों एलिमेंट को क्या दिखाई दे रहा है? डायगोनल के सिमेट्रिकल प्लेस्ड है। मतलब डायगोनल के सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मतलब ये जितना ऊपर है उतना ही ये नीचे। फिर ऐसे ही ये यहाँ पर है A13 A31, तो ये जितना ऊपर है ये नीचे। तो इसका मतलब कि जो एलिमेंट्स डायगोनल के मतलब सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो उनको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बोलेंगे। और साथ में दूसरा मैथमेटिकली याद रखने के लिए कैसे बोला था? ए आई जे और आई और जे का पोजीशन अगर इंटरचेंज हो गया तो हम क्या समझेंगे कि वो हमारा मतलब कॉन्जुगेट एलिमेंट है। ठीक है। तो जैसे A13 हो गया, ऐसे A14 हो गया, A41 हो गया, A23 हो गया, A32 हो गया, these are conjugate elements। A24 हो गया, A42 हो गया, तो these are all conjugate elements। ठीक है, समझ में आ गया? बाद में इसको कॉन्जुगेट एलिमेंट का यूज हम करेंगे कि कॉन्जुगेट एलिमेंट हमने डिफाइन क्यों किया है, क्योंकि प्रॉपर्टी वगैरह में डिस्कस किया जाएगा कि एक होता है सिमेट्रिक डिटरमिनेंट और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। तो वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल इसलिए वर्ड बता दो कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होता है। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट अगर होगा ऑड ऑर्डर का, तो हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी कॉन्जुगेट एलिमेंट का यूज होता है। तो उसमें क्या होगा कि उसका वैल्यू हमेशा जीरो होगा, ये सॉल्व करने की जरूरत है, उसका वैल्यू हमेशा जीरो। ठीक है, अब डिटरमिनेंट में ये सब चीजें होगी। अब हम अगला कॉन्सेप्ट है हमारा माइनर एंड कोफैक्ट। ठीक है, तो वही आपको पता ही होगा वैसे तो, चलो कोई बात नहीं, एक्सप्लेन कर देते फिर से माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में क्या होता है? जैसे मान लिया कि हमारे पास एलिमेंट्स है, जैसे मान लो मुझे 1 2 4, ठीक है, -3 1 0 6 5 -2, ठीक है, ये मान लो हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया होगा। अब माइनर क्या होता है? माइनर होता है बेसिकली जैसे ए आई जे, ये एलिमेंट का नाम है, उसका जो माइनर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम आई जे से, और उसका कोफैक्टर जो होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल सी से, सी आई जे से। तो ये तुम्हारा एलिमेंट हुआ, एलिमेंट, ठीक है, ये तुम्हारा माइनर हुआ और ये तुम्हारा कोफैक्टर। समझा है? तो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर होगा तो उसका माइनर कैसे निकलेगा? तो माइनर निकालने का तरीका होता है कि जिस रो में और जिस पर, मान लो मैं इस 1 का माइनर निकालना चाहता हूं, मतलब माइनर ऑफ 1, ठीक है, ये अच्छा इसको -1 कर देता ताकि दोनों में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ये 1 है ये -1, ठीक है। हाँ, तो मैं इस वाले 1 का माइनर निकालना चाहता हूँ। तो अगर इस वाले 1 का अगर माइनर निकालना है तो क्या करना है तुम लोगों को कि जिस कॉलम में और जिस रो में प्रेजेंट है उसके सारे एलिमेंट को डिलीट कर दो। ठीक है, तो इसको डिलीट कर दिया, तो ये सारे एलिमेंट डिलीट हो गए। जिसमें वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जिस रो और जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसके सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर, तो कौन कौन बच गया? तो ये बच गया, ठीक है। तो ये हो गया -1 और ये हो गया 0 और ये हो गया 5 और -2।
तो हमारा M1 कितना हो जाएगा, M1 हो जाएगा -1 0 5 और -2, ये हमारा माइनर हो गया, 1 का माइनर। अब अगर मान लो मुझे इस 0 का अगर माइनर निकालना होता, 0 का माइनर, मान लो मैं इसका माइनर निकालना चाहता हूँ, क्या करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस कॉलम और इस रो को डिलीट कर देते हैं। अब कौन कौन बच गया, अब बच गया तुम्हारे पास, देखो ध्यान से, ये ये एलिमेंट बच गया, ठीक है। उसके बाद कौन एलिमेंट बचा, ये वाला एलिमेंट बच गया, सही है, क्योंकि मैं इसके रो और कॉलम को डिलीट कर चुका हूँ। कौन कौन बच गया, ये बच गया और ये बच गया, ये बच गया, सही है। तो M0, 0 का जो माइनर होगा वो क्या हो जाएगा, एक तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा। कैलकुलेशन देखते रहना तो, ठीक है, 6 और 5। तो लॉजिक समझ में आना चाहिए कैसे निकालते कैसे। तो जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दो और जो बच गया उसको लिखो, ठीक है। तो ये तुम्हारा माइनर हो गया। बाकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो कैलकुलेशन करने का तरीका क्या रहेगा, इसका एक वैल्यू होगा। तो इवेल्युएशन हम कैसे करते हैं, तो इवेल्युएशन, तो उसको करने का तरीका ये होता है, जैसे मान लो सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, जैसे मान लो ए बी सी और डी लिखा है, तो इसको इवेल्युएट कैसे करते हो, तो ये हमारा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो पहले आएगा ए डी आएगा, फिर यहाँ पे बी सी आएगा, तो दोनों के बीच में एक नेगेटिव साइन लगती है। तो ये जो वैल्यू होगा यही हमारा इवेल्युएशन और सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो इसका मतलब यहाँ से हमें यही चीज अप्लाई करना है यहाँ पे सारे जगह पे। तो M1 अगर निकालना है मेरे को, M1 कितना हो जाएगा, ये वाला इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अभी तो मैं ऐसे समझाने के ऐसे बच्चों की तरह बता रहा हूँ, अदरवाइज मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, आइडियली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मतलब हवा में ही कैलकुलेट कर लूंगा। जैसे मान लो मुझे 4 का निकालना, तो 4 के लिए कौन कौन एलिमेंट गायब कर दोगे, 1 2 और ये 0 और -2 सबको गायब कर दोगे, 3 -3 और -1 बचेगा, 6 और 5 बचेगा। तो मैं डायरेक्टली हवा में कैलकुलेट करूंगा, -3 × 5 कितना हो गया, -15, और यहाँ पे पीछे माइनस लगेगा, तो माइनस 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 प्लस हो गया, तो +6 हो जाएगा, तो -15 और +6 -9 हो जाएगा इसका कोफैक्टर। तो अभी तो समझाने के लिए मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा -1 × -2 हो गया 0, तो कितना वैल्यू आया -2, ये हमारा इसका माइनस हो गया 1 का -2। फिर ऐसे ही 5 × 1 हो गया, तो ये हो गया 5 और -12, तो यहाँ से ये तुम्हारा हो गया 5 और -12, ठीक है। तो बस 5 और -12, तो वैल्यू कितना आ गया -7। तो 0 का माइनर कितना हो जाएगा, -7। ऐसे करके सारे एलिमेंट का हम माइनर निकाल सकते हैं। अब माइनर और कोफैक्टर में कोई फर्क नहीं है ज्यादा, मतलब माइनर और कोफैक्टर जो मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब अगर मॉड लगा दोगे तो माइनर और कोफैक्टर दोनों बराबर होते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, साइन वाइज SIGN साइन वाला अलग है। तो साइन कैसे निकालोगे, तो साइन निकालने का तरीका होता है, जैसे हमारे पास कोफैक्टर अगर मुझे को निकालना है, तो कोफैक्टर बराबर होता है -1 की पावर I + J, ठीक है, और M। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया अब हमें एलिमेंट पे भी ध्यान देना है, जैसे हमारे पास जो भी एलिमेंट हमारे पास, जैसे 1 है, जैसे ये कौन से रो में और कौन से कॉलम में प्रेजेंट है, तो I और J का वैल्यू 1 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने इसका 1 का माइनर निकाला, 1 का माइनर, तो 1 का माइनर कुछ आ गया -2 आ गया, सही। तो अगर मुझे कोफैक्टर चाहिए, तो कोफैक्टर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे कुछ भी नहीं, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, -1 की पावर, ये कौन से रो और कौन से कॉलम में प्रेजेंट था, तो 1 और 1, तो I और J का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट था, ये हमारा 1 जो था, कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में अगर प्रेजेंट है तो I और J का वैल्यू 1 और 1 हो जाएगा। तो -1 की पावर 1 + 1 हो गया, समझ में आ रहा है। और माइनर का वैल्यू जो आया वही लिख दो, तो -1 की पावर 1 + 1 कितना हो गया, वो तो 2 हो गया, तो वो तो पॉजिटिव नंबर आएगा, तो प्लस माइनस माइनस तो -2। तो अगर अगर इवन पावर हो गया, जैसे 1 I और J का सम अगर इवन पावर हो गया, समझ में आ रहा है, I और J का सम अगर इवन पावर हो गया, तो फिर तो माइनर का वैल्यू है वही कोफैक्टर का वैल्यू होगा। लेकिन अगर सम अगर ऑड पावर हो गया, जैसे मान लो, जैसे यहाँ पर ये दूसरे नंबर पे देखो, जैसे यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे सेकंड फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है हमारे पास, तो I का वैल्यू 1 हो गया, J का वैल्यू 2 हो गया, तो फिर यहाँ पर तुमको क्या करना है, -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो, तो यहाँ पर एक निगेटिव वैल्यू जनरेट करेगा। तो वहां पर अगर माइनर अगर पॉजिटिव है तो कोफैक्टर निगेटिव हो जाएगा, कोफैक्टर अगर माइनर अगर निगेटिव है तो कोफैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों के साइन में फर्क आ जाएगा, समझ आया। तो ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट माइनर एंड कोफैक्टर। अब ये सेकंड ऑर्डर का इवैल्यूएशन हो गया। अब अगर थर्ड ऑर्डर को इवैल्यूएट करना है, जैसे मान लो बेसिकली हमारे यही आएगा, तो A11 A12, और मान लो मैं nth ऑर्डर के लिखता हूँ जनरलाइज, तो A21 A22 और ऐसे करके A2n,
अब इसको मुझे इवेल्युएट करना है, इसका वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू को देगा, तब एक नंबर देगा, या तो वो नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, जीरो भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो एक हमेशा एक नंबर को देगा। तो A3 है, ऐसे करते 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 लास्ट में यहाँ पे आ गया AN1, और ये हो गया AN2, और ऐसे करते करते ये हो गया तुम्हारा ANN, और ये हमारा n क्रॉस n का डिटरमिनेंट है। मान लो उसको मुझे इवेल्युएट करना है, तो इवेल्युएट करने का तरीका क्या होता है, देखो तरीका ये होता है कि डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा बराबर होता है कि अगर तुमने रो के एलिमेंट्स को पिक किया है, जैसे A11 पिक किया, A11, ठीक है, A12, फिर ऐसे ही A13, और ऐसे करते करते लास्ट में आ गया A1n, सही है। तो जिस रो को तुमने पिक किया है उसी के कोफैक्टर को निकाल लो। तो इसका कोफैक्टर निकाला C11, इसका कोफैक्टर निकाला C12, इसका कोफैक्टर निकाला C13, इसका कोफैक्टर निकाला C1, समझ में आ रहा है। और इन सबको ऐड कर दो, ऐड करके जो नंबर आएगा, जो आंसर आएगा, वही हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू है। अब ऐसा नहीं कि फर्स्ट रो लिया है तो फर्स्ट रो से ही काम चलेगा, ऐसा नहीं है। अब किसी बच्चे का मन करेगा कि क्या सर मैं सेकंड रो ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते, कोई थर्ड रो ले ले, जैसे मान लो किसी ने थर्ड रो ले लिया, तो A31 लिए, ठीक है, फिर A32 लिया, फिर A33 लिया, और फिर A3n लिया, सही है। और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 1 के साथ, इसके कोफैक्टर के साथ, फिर इसका कोफैक्टर निकाला, इसका कोफैक्टर निकाला, इसका कोफैक्टर निकाला, और सबको ऐड कर दिया। तो अभी भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तुम्हारा आंसर अभी भी दोनों का वैल्यू बराबर आएगा, ठीक है। इस बात को प्रूव भी करेंगे थोड़ी देर। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो मन में आए, वैसे तो फिजिक्स में तुम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा होगा, तो वहां पे मतलब तुम लोग क्या करते थे, मान लो दो वेक्टर है हमारे पास, A क्रॉस B है, तो वैसे तो मैं ये भी मतलब डिटरमिनेंट वाले मेथड को भी, जैसे मान लो एक वेक्टर मेरे को ऐसा दिया हुआ है, क्या लिखे कुछ भी, 3i माइनस जे प्लस के, ठीक है, और दूसरा वेक्टर मान लो कुछ ऐसे ले लिया, माइनस आई प्लस जे और माइनस, और ये, ठीक है। तो तुम लोग क्या करते हो, जैसे मान लो मैंने पूछा कि A क्रॉस B अगर मेरे को निकालना, तुम लोग क्या करते हो, वहां पे ऐसे आई बनाया, फिर ये जे बनाया, फिर के बनाया, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 लिया, ये माइनस 1 लिया, फिर 1 लिया, फिर माइनस 1 लिया, और फिर 1 लिया, और फिर माइनस 1 लिया। तो वहां पे तुम क्या करते हो कि तुम इसी रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हो। तुम क्या करते हो, इसका कोफैक्टर निकालते, इसका कोफैक्टर क्या हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली हमारा जो आंसर होगा ये हो जाएगा आई कैम, और ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -1, तो -2, सही। और फिर इसका साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपने देखा कि माइनर और कोफैक्टर में एक साइन का फर्क होता है, SIGN साइन, मतलब प्लस माइनस का फर्क होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर ऑड पावर आ रहा है, मतलब जैसे आई और जे को सम करने पर अगर ऑड पावर, ऑड नंबर आ गया, तो वो फिर नेगेटिव नंबर को देगा। इसका मतलब कि पहला नंबर तो A11 है, दूसरा A12 है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर आएगा, तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, माइनस जे लिया, फिर ये हो जाएगा -1 × 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया, -3, और -1 प्लस हो गया, +3, ठीक है। और लास्ट में तुम्हारा के हो जाएगा, तो के का परफेक्टर, ये साइन अगेन पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा A11 A12 A13, तो 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया, इवन नंबर है, तो इसका साइन पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर 3 × 1 3, और माइनस माइनस ही रह जाएगा, तो बस हमारा जो आंसर आएगा ये हो जाएगा -2i क्या, और -3 और 2 कितना, -2 और +2j, और यहाँ पर होगा +2, ठीक है। ये हमारा आंसर है, करेक्ट है, यहाँ पे समझ आया। ये तुम लोग वहां पे क्या करते हो कि तुम लोग यहाँ पे सिंपली R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हो, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मेरा मन करेगा मैं सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करूँ, वो भी तो प्रॉब्लम है, तो भी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, वो भी प्रूव करेंगे। बाकी हाँ, यहाँ पर मैं एक और पॉइंट बताया था कि हम ऐसे करेंगे नहीं, वैसे तब फिजिक्स का क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो हम ऐसे नहीं करेंगे। मैं शॉर्टकट तरीका बताया था, जैसे मान लो वेक्टर को अभी भी ऐसे लिखा करो, ऐसे लिखोगे 3, शॉर्टकट तरीका 1 1, ऐसे लिखा करो। मतलब फालतू में आई जे के क्या ये सब लिखना फालतू है, वो सब काम बच्चों वाला काम होता है, वो सब अच्छा लगता है तब तक जब तक हम लोग 11th क्लास में गए होते हैं, ठीक है। जब हम जेई की तैयारी करें तो तब ये सब चीज था, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हो गया -1, फिर ये हो गया 1, और ये हो गया -1। अब मुझे सीधा सीधा एक लाइन में एक क्रॉस बी लिखना है, क्या करोगे देखो कैसे लिखना है। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आएंगे, क्या करना है, पहले एलिमेंट का लिखना है। तो क्या करो, पहले एलिमेंट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 × 1 कितना हो गया, -1, और 1 × 1 हो गया -1, ठीक है। तो -1 और -1 कितना हो गया, -2। देखो पहला एलिमेंट -2 आते हैं। फिर सेकंड एलिमेंट के लिए सेकंड एलिमेंट को छोड़ दो, फिर इस वाले को मल्टीप्लाई करो, यहाँ से इस वाले 1 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, ठीक है। समझ आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ,
इस वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, ठीक है, इसके साथ, और इस वाले एलिमेंट को ये समझाने में टाइम लगा रहा हूँ, अदरवाइज तो बहुत जल्दी आंसर कर सकते, ठीक है। तो 1 इंटू -1 कितना हो गया, -1, और बीच में एक माइनस आएगा, और ये -1 और ये 3 हो गया, +3, तो 3 में से एक गया तो दूसरा एलिमेंट 2 हो गया। फिर लास्ट में अगर मुझे इस एलिमेंट का लिखना है तो इस एलिमेंट को छोड़ दिया, तो ये हो गया 3 गुना 1, और माइनस 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 ही रहेगा, 3 में से एक गया तो ये आंसर आ गया, -2, 2 और 2। सही है, तो हम ऐसे ही करेंगे, मतलब शॉर्टकट, मतलब A क्रॉस B अगर मेरे को निकालना है तो मैं फालतू में वो आई जे के और डिटरमिनेंट वाला मेथड लगाने के बजाय, rather than वो फालतू काम करने के बजाय, मैं सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर देता हूँ। जैसे आप एक एग्जांपल और बताया, तो जैसे मान लो तुम ऐसे सोचो, जैसे सपोज करो कि अब फटाफट से करना सीखो, जैसे मान लो 5 है, 3 है, 1 है, इसका वेक्टर का नोटेशन देखो, जैसे क्या क्या है, मतलब 5 3 1 है, तो 5i3j प्लस 1 है, तो मतलब इसको ऐसे देखना तुमको, मतलब ये यहाँ पे 5i3j के क्या लिखा है, और बी वेक्टर अगर लिखा है, मान लो लेट्स से -1, 0 हो गया और 4, चलो ठीक है। अब मुझे फटाफट से लिखना a क्रॉस b लिखना, सही है, तो कितना हो जाएगा, पहले वाले एलिमेंट का लिखना, 3 गुना 4 -0, तो 12, खत्म, ठीक है। फिर 1 इंटू -1 और -20, तो 20, और लास्ट में फिर 0 और +3, बस ये आंसर आ गया। यानी कि a क्रॉस b कितना आ जाएगा, 12i है, -21 1 है, और +1 है, ठीक है, बस हो जाएगा। तो ये सब हम वेक्टर थ्योरी में डिस्कस करेंगे, बट खैर यहाँ पे एक मतलब डिस्कशन चल रहा था तो मैंने डिस्कस कर दिया। बाकी कैलकुलेशन तुम लोग चेक कर लिया, कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक नहीं किया है, वो बाकी मतलब जोड़ घटा गुना भाग तुम लोग देख सकते हो, बाकी लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे लिखना है कैसे, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते, तो ये हमारा ये कहानी है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर हम चाहे तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अंदर एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो कि यहाँ पर जैसे, चलो मैं नीचे ले आता हूँ, अच्छा तुमने अभी रो के अलॉन्ग देखा, अब ऐसे करके तुम कोई भी रो के अलॉन्ग देख सकते हो, जैसे मान लो तुम्हारा तो ये हमारा डेल्टा था, तो हमने क्या किया, A1 A12 A13, ठीक है, और ये हमारा हो गया A15, ये हो गया 2 1, ये हो गया 2 ये हो गया 2 3, और ये हो गया 1 2, और यहाँ पे फिर ऐसे ही करते करते यहाँ पे AN1, फिर हो गया AN2, फिर AN3, और यहाँ पे आ गया AN, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं तुम क्या सिखाया कि डेल्टा डेल्टा को हम किसी भी रो के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलग एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कोई बच्चा अगर सोचे कि कॉलम के अलग एक्सपेंड कर दे तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट्स है ना, तो उसने क्या किया, ऐसे किया, A11 लिया, फिर A21 लिया, और फिर A31 आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है, और ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा, AN1। अब क्या किया, इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, C11, फिर C21, फिर C31 और CN1, सबको ऐड कर, आ रहे समझ। तो ऐसा करने से भी, कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सेम है, तो करके देख, ठीक है। अभी इस बात को प्रूव भी करेंगे, जैसे मान लो फिर कोई बच्चा बोलेगा सर इसी कॉलम के अलोंग क्यों करें, अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे कर सकता हूँ, इसके अलोंग कर सकता हूँ, मतलब ये जो हमारे पास थर्ड थर्ड कॉलम जो दिया हुआ है, हाँ तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो तो क्या बनेगा, A13 बनेगा, ठीक है, फिर A23 बनेगा, फिर ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा AN3। अब इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, 1 3 2 3 और n, और सबको ऐड करो, सबको ऐड करो, अभी भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और बिल्कुल सेम ही आंसर है। तो तुम्हारा क्या है कि तुम्हारे जिस रो और जिस कॉलम के अंदर तुमको एक्सपेंड करना है वो तुम्हारे चॉइस पर है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आंसर बिल्कुल सेम है, अगर तुमने कोई गलती नहीं करी है, ठीक है। दूसरा, ये तो हमारा पहला रिजल्ट हो गया, ये पहला रिजल्ट हुआ कि डिटरमिनेंट को इवेलुएट कैसे करते हैं। दूसरा इसी में रिजल्ट क्या है, जैसे मान लो अब दूसरा पॉइंट है इसमें, जैसे ये हमारे पास A11 A12 A1 और A1n, ठीक है, समझ आ रहे हैं, ये हमारे पास A1n करेक्ट है। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो भाई, देखो यहाँ पे क्या करना है तुमको, हाँ A1n, ठीक है, फिर ऐसे ही A21 हो गया, A22 हो गया, और A23, और ऐसे करते 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 A2n आ गया,
और ऐसे करते करते लास्ट में हमारा AN1, AN2 और AN3 और ऐसे करते करते ANN आ गया। सही है। अब मान लिया किसी बच्चे ने क्या किया कि रो ये वाला पिक किया, मतलब सेकंड रो पिक कर लिया उसने, और रो सेकंड रो पिक किया, जैसे A21 उसके एलिमेंट पिक कर लिया, A22 और A23, ठीक है, और ऐसे करते करते वो चला गया A12। सही है। तो रो तो उसने सेकंड वाला पिक किया हुआ है, उसने पिक कौन सा किया है, सेकंड वाला रो पिक किया हुआ है। सही है। हाँ, मतलब यहाँ से उसने रो 2 पिक किया है, और उसने क्या किया, कोफैक्टर किसका ले लिया, कोफैक्टर ले लिया उसने फर्स्ट रो का, मतलब कोफैक्टर ले लिया उसने C11, C12, C, और सबको ऐड कर दिया C1N। तो इस बार जब ऐड करोगे तो क्या होगा, इस बार हमारा आंसर 0 हो जाएगा। तो अगर किसी, इस बार आंसर 0 हो जाएगा, करके देख सकते हो। तो अगर किसी कॉलम का, देखो एक्चुअली आप समराइज करते हैं कि अगर किसी रो का एलिमेंट लिया है और उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो वो हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा। और अगर किसी रो का एलिमेंट लिया है या कॉलम का, रो बोलो तो कॉलम भी साथ में चल रहा है अपने, ठीक है, अगर हमने किसी रो या किसी कॉलम का एलिमेंट लिया है और कोफैक्टर किसी रो, किसी अलग रो का और या फिर कॉलम का ले लिया होगा, ठीक है। अच्छा, रो के साथ रो का ऑपरेशन होगा, ये ध्यान रखना है, रो और कॉलम को मिक्स नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर तो कोई बच्चा रो के एलिमेंट लिख रहा है और कोफैक्टर उसने कॉलम का ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर हम रो का लिख रहे हैं तो रो का ही किसी और रो का ले सकते हो या खुद के रो का ले सकते हो। रो का ऑपरेशन रो के साथ ही होगा, कॉलम का कॉलम के साथ ही होगा। हम रो और कॉलम को मिक्स नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना है। रो एंड कॉलम कैन नॉट बी मर्ज्ड, रो एंड कॉलम, ये बात याद रखना, रो एंड कॉलम कैन नॉट बी मर्ज्ड। ये दोनों मर्ज नहीं कर सकते हम एक दूसरे, ठीक है। रो का ऑपरेशन अलग चलेगा, कॉलम का ऑपरेशन अलग चलेगा, ये बात ध्यान रखने वाली बात। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इसे मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, रो या फिर, रो और कॉलम ऐसे बोल, रो या फिर कॉलम। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अगर जिस रो के एलिमेंट लिए उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो आंसर हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा। अगर हमारा रो अलग है और हमने क्या किया, कोफैक्टर किसी और रो का ले लिया और फिर सब आपको मेरी आवाज आ रही है क्या, एम आई ऑडिबल? थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से प्रॉब्लम हो गई, तो ठीक है चलिए। हाँ, आप ये देखो, ये हमारा जो है, ये मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था तुम लोगों को कि अगर हमने किसी, देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया है कि, यहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया है कि अगर हमने किसी रो के एलिमेंट्स को लिया, मतलब रो 1 लिया, तो उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो हमारा आंसर हमेशा डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा। रो बोल रहे तो कॉलम भी वही समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अगर हमने किसी कॉलम के एलिमेंट को लिया और उन्हीं कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो हमारा आंसर डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। दूसरा मैंने पॉइंट तुमको ये डिस्कस किया है कि अगर हमारे किसी रो का एलिमेंट लिया है लेकिन उस रो के अलावा किसी और रो का कोफैक्टर ले लिया तो आंसर 0 आ जाएगा। ऐड करोगे, सम करोगे तो 0 आ जाएगा आंसर। अब इस बात को प्रूफ करके दिखाया तो तुमको, मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेल्टा जो है हमारा, ये है हमारा 1
2 4, फिर हमारा 6 एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट ले लेते हैं, चलो जिससे ताकि कंफ्यूजन हो। 6 5 3, ठीक है, यहाँ पर हो गया -1 0 और -2, चलो ये सही है। अब मैंने क्या किया, एक एक करके मैं सबको, पहले तो मैं क्या करता हूँ, कोफैक्टर ही निकालता हूँ डायरेक्ट, माइनर मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, कोफैक्टर निकालो, डायरेक्ट निकालो। तो यहाँ पर क्या हुआ, सारे एलिमेंट को मैंने अलग अलग लिया हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने सबसे पहले निकाला C1। तो C1 हमारा क्या होगा, तुम देख सकते हो यहाँ से अपने आप देखो, इलेक्ट्रल में लिखिए, एलिमेंट ये बचेगा 5 3 0 और -2, ठीक है। अगर मुझे इसका कोफैक्टर चाहिए, अच्छा इसका साइन पॉजिटिव होता है तो मैंने पॉजिटिव साइन ही लगा रखा है, चलो ये भी याद रखें तुम लोगों को। ये साइन पॉजिटिव रखेगा, ये साइन नेगेटिव रखेगा अपने यहाँ, ये साइन हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है। मतलब कोफैक्टर की बात चल रही है, माइनर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनर तो वैसे ही जो जो आ रहा है डायरेक्ट आ जाएगा। कोफैक्टर में हमेशा साइन पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके लेके चल रहे हैं। इसका साइन कैसा होगा, इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, सही है। इसका साइन फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, इसका साइन फिर से नेगेटिव हो जाएगा, फिर इसका साइन अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, इसका साइन अगेन नेगेटिव हो जाएगा, इसका साइन अगेन पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्लस साइन लगा रखा है आगे, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो जी, अब जैसे यहाँ पर आंसर कैसे लिखोगे, तो 5 × -2 कितना हो गया, -10 हो गया, और -0, बस यहाँ पे गलती नहीं करना, ध्यान से करना बिल्कुल, ठीक है। C1 हो गया, चलो फिर C2 निकाला, तो C2 के लिए क्या करोगे, इसका साइन नेगेटिव होगा, इसका साइन नेगेटिव कर दिया, सही है। और जो एलिमेंट्स हमारे क्या क्या बच रहे हैं यहाँ पे, अब एक मैं प्रश्न पढ़ा ही लिखा हूँ, ये देखने में कुछ नहीं करेगा, साइन समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कैसे देखते हैं, ठीक है। तो ये साइन की नोट लिखता हूँ, यहाँ पे 4 था, तो 4 था, ठीक है, थोड़ा क्लीन कर देते ताकि आपको देखने ना सके। ठीक है, चलो ओके। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये हमारा, हाँ C2 के बारे में देखो। C2 मतलब कोफैक्टर ऑफ 2, इसका साइन एक तो नेगेटिव होगा, ठीक है। और नंबर्स क्या क्या आएंगे, तो नंबर आएगा एक तो 6 आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अपने आप ये देखो, जिस जिस रो और जिस कॉलम, मतलब जिस वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में प्रेजेंट है, उसके सारे एलिमेंट को डिलीट कर दो, तो उसके बाद जो बचता है उसको लिख डालो बस। तो 6 और 3 हो गया, और कौन हो गया, और -1 और -2, सही है ये बात, दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पर हो गया हमारा आंसर कितना आएगा, -12, और ये हो जाएगा +3, ठीक है। अच्छा एक आगे नेगेटिव लगा हुआ था ऑलरेडी, तो यहाँ पर एक नेगेटिव लगा हुआ था, तो नेगेटिव हम लेके चले, यहाँ पर एक नेगेटिव लगा दिया, तो वैल्यू कितना आ गया, 9। ये मैं समझाने में टाइम लगा रहा हूँ, अदरवाइज तो तुम लोग खुद से कर सकते हो, ये कोई ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आराम से होता है, ठीक है। C1 आ गया, C2 आ गया, चलो अब C4 निकालते हैं। तो C4 निकाला, तो C4 का साइन अगेन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब C4 के पर जाके देखा, तो C4 पे क्या हो रहा है, देखो भाई, तो C4 पे हो रहा है, कौन कौन एलिमेंट आएगा, एक तो 6 आएगा, एक 5 आएगा, एक -1 आएगा, और एक 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया, 0 और माइनस माइनस प्लस हो गया, +5, ठीक है, 0 और +5। आगे भी पॉजिटिव लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन पे तो वही का वही आंसर आ गया, 5 है तो 5 ही रहेगा। ये हमारा C1 C2 और C4 आ गया, मतलब पहले रो के एलिमेंट का कोफैक्टर आ गया, सही है। अब अच्छा एक काम करते हैं, दूसरे रो का एलिमेंट का कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं, सही है। दूसरे रो के एलिमेंट का कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं साथ में साथ, यही इसी जगह पे निकाल के देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो C6 निकाल, तो चलो भाई C6 पे फोकस करो, देखो ध्यान से देखो, चलो एक बार कंप्लीट कर देते हैं। तो C6 के लिए क्या हो जाएगा, देख सकते हो तुम यहाँ से, C6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 में कौन कौन एलिमेंट गायब होगा, एक तो एलिमेंट क्या क्या आएगा, एक तो आएगा 2 आएगा, एक 0 आएगा, और एक 4 आएगा, और एक -2 आएगा, सही है। आई तो समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, ठीक है। 2 हो गया, 0 हो गया, 6 के लिए ये सब सारे एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया, -4 हो गया, लेकिन इसका साइन एक नेगेटिव होगा, ये भी ध्यान रखना। तो आगे में एक माइनस लगा दो, अरे समझ ये सब ध्यान रखना तुमको, ये तो मतलब अभी जब प्रैक्टिस सब कर लोगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये तो मुझे इलस्ट्रेट करना है, इसलिए मैं ऐसे करके दिखा, अदरवाइज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, सही है।
तो बस ये हो गया माइनस माइनस 4 हो गया, C6 का वैल्यू 4 के बराबर हो। चलो जी अब आगे बढ़ते। अब अगला है C5 का वैल्यू निकालना है, तो इसका साइन अगेन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कर लिया इसका साइन। अब इसमें एलिमेंट कौन कौन आएगा, इसमें एलिमेंट हो जाएगा 1 आएगा, सही है। फिर क्या आएगा, -1 आएगा, और फिर कौन आएगा, 4 आएगा और -2। तो यहाँ पर वैल्यू कितना होगा, -2 और माइनस माइनस +4, तो 2 हो गया। समझ में आ रहा है, बस कैलकुलेशन देखते रहा, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो मैं इलस्ट्रेट करना चाहता हूँ वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब कौन बचता है, अब बचता है तुम्हारा C5 भी हो गया, और अब बचता है C3। यस, इसका साइन अगेन नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव। अब C3 में कौन कौन एलिमेंट आएगा, एक तो 1 और -1 आएगा, और 2 और 0। यस, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सही। ओके, तो वैल्यू हो गया 0 और माइनस माइनस, तो प्लस हो जाएगा, +2, लेकिन आगे माइनस लगा तो आगे -2, सही है। अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं यहीं पे इलस्ट्रेट करके दिखाया था, देखो अब से इस हाँ, ये देखो यहाँ पे क्या करना है तुम लोगों को, ये देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लिए, मतलब फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया, 1 लिया, फिर 2 लिया और 4 लिया, सही है। तो 1 के साथ 1 का कोफैक्टर ले लिया, कितना आया वैल्यू, -10। 2 का कोफैक्टर लिया तो वो हो गया 9, सही है। और 4 का कोफैक्टर लिया तो वो हो गया 5, और सबको ऐड कर दो, ऐड करो, कितना वैल्यू हो गया, तो ये हो गया -10 हो गया, और ये हो गया 18 हो गया, और ये हो गया 20 हो गया, सही है। 18 और 10, 8, 28 हमारा आंसर हो गया, सही है, ये हमारा आंसर है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, सेकंड रो का एलिमेंट लिया, तो 6 लिया, 5 लिया, 3 लिया, मैंने कोई मिस्टेक अगर नहीं किया तो बिल्कुल सही आंसर मैच करेंगे। तो 6 का कोफैक्टर कितना दिया हुआ है, 6 का कोफैक्टर है 4, चलो जी 4 लगा दिया यहाँ पे, ठीक है जी, देखते हैं मैच करता है कि नहीं करता है। 5 का कोफैक्टर हो गया 2, और 3 का कोफैक्टर हो गया -2, सही है। तो कितना हो गया, ये सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करो, तो ये हो गया 24, और ये हो गया और 10, और ये हो गया -6। तो 24 और 10 कितना हो गया, 34, 34 में से 6 गया 28, देखो वही आंसर आया कि नहीं आया। मतलब जिस रो के एलिमेंट को, मतलब ये तो प्रूफ हो गया। अच्छा, जिस रो के एलिमेंट को लिया, अब तुमको ये बात भी इलस्ट्रेट हो गया, यहाँ से क्या इलस्ट्रेट हुआ, ये इलस्ट्रेट किया मैंने कि तुम्हारे मतलब ये सब दिमाग से निकाल दो, मतलब कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारे चॉइस पर है, तुम्हारा मन कर रहा है कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो, कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा भाई, कोई चेंज नहीं है, आंसर तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आएगा, अगर तुमने कैलकुलेशन एरर नहीं किया है तो। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ से प्रूफ हुआ। दूसरा एक और चीज यहाँ से मैं स्टेट कर देता हूँ, अब जैसा मैं रो के लिए बोल रहा हूँ, अब तुम खुद से करके देखना, कॉलम मैंने निकाला नहीं है तो कॉलम से भी करके देखना, वैसे तो 1 का निकल चुका है, 6 का निकल चुका है, -1 का भी निकाल के देख लो अपने आप ही। चलो मैं निकाल देता हूँ, -1 का कितना आएगा वो भी, चलो जब कर ही रहे तो कर ही देते हैं। यहाँ पे -1 का हो जाएगा C-1, यस, ठीक है। C-1 में एलिमेंट कौन कौन है देखना पड़ेगा मेरे को। एक तो इसका साइन पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव साइन लगा दिया, फिर 2, 3, 5, 4, ठीक है, 2, 4, 5, 3 ऐसे, 2, 4, 5, 3, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा साइन पॉजिटिव रखेंगे इसका, तो ये हो गया 6, और ये हो गया -20, तो ये तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा -14, सही, यहाँ तक समझ। अब मैंने क्या किया, कॉलम के एलिमेंट को पिक कर लिया, जैसे अगर कोई बच्चा चाहेगा तो कॉलम कॉलम को ले लेता है, मान लो ये कॉलम है, तो उसने कॉलम के एलिमेंट को पिक किया, तो कॉलम के एलिमेंट क्या क्या, 1 है, 6 है और -1 है, ठीक है। तो देखो क्या है, 1 है, 6 है और -1 है, तो एक जो है, एक यहाँ पे हो रहा है -10 के बराबर, चलो जी -10 ले लो। 6 का जो कोफैक्टर है वो है 4 के बराबर, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा 14 हो गया, सही है, ओके। हाँ, यहाँ तक समझ में आया, सॉरी -14, यस। तो यहाँ से अब इसको सबको ऐड कर दो, चलो जी ऐड कर लिया, तो चलो एक बार कैलकुलेट करके देखते कितना वैल्यू आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा -10, और ये हो गया 24, और ये हो गया तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो गया +14,
तो 24 और 14 कितना हो गया? 24 हो गया तुम्हारा, अच्छा 28 आ गया आंसर। कि 14 में से 10 गया 4, 4 और 4 24, 28 हो गया, वही आ रहा ना आंसर। देखो मतलब 24 भी आ गया आंसर, सॉरी 28 ही आ रहा था आंसर। ये यहाँ से भी देखो, ये रो के लॉन्ग एक्सपेंड करके दिखाया, ये भी सेकंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करके दिखाया। अब ये हमने कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करके दिखाया, ये हो गया हमारा कॉलम वाइज। तो कॉलम से भी वही आंसर आ रहा है, वही सेम आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है, सही है। अच्छा यहीं पर देखो ध्यान से, अगर अब दूसरा इलस्ट्रेशन यहाँ पे क्या है, मैंने क्या किया यहाँ पे कि हमने फर्स्ट रो का एलिमेंट ले लिया, 1 2 4 लिया, ये भी देखो 1 2 4 लिया, और को फैक्टर मैंने सेकंड रो का ले लिया, समझ में आ रहा है, सेकंड रो का लेके देखो। तो चलो मैं लिख के दिखाता हूँ, एक और यहाँ पे दूसरा इलस्ट्रेशन, 1 2 4 करेक्ट है, और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 का लिया, तो 6 का कोफैक्टर 4, और 2 का कोफैक्टर कितना, नहीं 6 का कोफैक्टर है। फिर उसमें कौन कौन एलिमेंट है, हाँ 5, 5 का कोफैक्टर कितना है, तो 2, यस, तो 5 का कोफैक्टर है, सॉरी क्या था, 2, सॉरी 5 का कोफैक्टर था, एक मिनट मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा दोबारा से। 1 2 4 ठीक है, चलो 1 2 4 दोबारा लिखते हैं इसको, गलती नहीं करना है। गलती करूंगा तो मैच नहीं करेगा, तुम लोग बोलोगे मैच नहीं कर रहा सर, इसलिए मैं ध्यान से कर रहा हूँ। 1 2 4 हो गया। अब 1 का नहीं लिया मैंने, 6 का परफेक्टर लिया, तो 6 का परफेक्टर है 4, 4 2 और 4 2 और -2, ठीक है चलो 4 2 और -2, यस, ये 6 मतलब सेकंड रो का परफेक्टर मिल गया। अब जरा कैलकुलेट करके देखो, 4 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, और ये -8 हो गया, तो 4 4 8 आ गया, अच्छा 0 हो गया प्रूफ। यहाँ से सारी बातें प्रूफ हो गई। अगर हमने कैलकुलेशन बिल्कुल सही किया है तो ये बात प्रूफ होके रहेगा कि अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट को ले और उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा। और उसके अलावा अगर मान लो कोई और अगर हमारे पास है, मतलब हमने क्या किया कि एक रो का एलिमेंट लिया और दूसरे रो का कोफैक्टर लेके मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो आंसर 0 आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि हमें याद है। ठीक है चलो जी, अभी तक तो हमने ये सब माइनर परफेक्ट सब कुछ सीख लिया, बेसिक टर्म हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, ज्यादा उसमें कुछ है भी नहीं समझ में आया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब तुम ध्यान से देखो कि मतलब अभी तुमने क्या देखा कि हम नॉर्मली डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। डिटरमिनेंट को हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि हर एलिमेंट का कोफैक्टर जो है वो हम निकाल रहे हैं, मतलब बारी बारी से एक का निकाला, दूसरे का निकाला, तीसरे का निकाला, ऐसे करके बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, और फिर जाकर के सॉल्व करते हैं। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ये तो अभी तो हमने इलस्ट्रेट करना था इसलिए हमने सिखा दिया। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, अब मैं प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ जो कि हमें ध्यान रखना है। वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको पता भी होंगी, पर चलो कोई बात। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट अगर नहीं पता किसी बच्चे को तो सीख लिए, ठीक है। तो उसमें प्रॉपर्टी क्या है भाई, पहला प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे किसी डिटरमिनेंट का एलिमेंट जो मतलब दो रो का एलिमेंट आइडेंटिकल हो गया, जैसे मान लो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो अगर किसी रो या अगर किसी कॉलम, मतलब रो बोल रहा हूँ तो रो और कॉलम ये साथ में चल रहा है, ये बात ध्यान में रखना। रो स्लैश कॉलम, स्लैश मतलब या, रो एंड नहीं बोला है, ठीक है, रो स्लैश कॉलम बोला है। हाँ, तो अब क्या हुआ कि अगर किसी रो या फिर किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो गए, तो यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, इस कॉलम का और इस कॉलम का आइडेंटिकल एलिमेंट्स है। अगर आइडेंटिकल एलिमेंट्स है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, आंसर क्या आएगा, 0। ये प्रॉपर्टी याद रखें, पहला प्रॉपर्टी हो गया अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, से 0 0 0 1 2 6 या -6। तो इस बार भी क्या हुआ, इस बार तो तुम यहाँ पे देखो कि यहाँ पर सेकंड रो के सारे एलिमेंट 0 हो गए, आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, ये आपको पता होगा ऐसे, पर चलो कोई बात, मुझे पढ़ाना है दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ बस। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम
कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास 3, 9 और 12, ठीक है, और यहाँ पे 2, 4, 8, यहाँ पे 7, 3, -1, ठीक है। ये हमारे पास डिटरमिनेंट दिया हुआ है। तो अगर क्या मैं यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, फर्स्ट कॉलम में क्या हो रहा है, 3 का फैक्टर कॉमन है, 3 बाहर बाहर कर लिए यहाँ से, ठीक है। सेकंड रो में, सॉरी सेकंड कॉलम में 2 का फैक्टर कॉमन है, 2 का फैक्टर बाहर निकाल दिया, तो बाहर आ जाएगा ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1, 3, 4, यहाँ हो जाएगा 1, 2, 4, ठीक। और बाद में वो जो एलिमेंट है वो भी लिख डालो ऐसे ही, 7, 3 और -2, बस हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसको सॉल्व करो, इसका जो वैल्यू आएगा, मान लो इसका वैल्यू लेट से लैम्डा आ गया, और इस पूरे इंटायर क्वांटिटी को सॉल्व करो, इस पूरे इंटायर क्वांटिटी को सॉल्व करो, ये भी लैम्डा के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब तुमको ये समझ में आ गया कि अगर हम किसी रो या किसी कॉलम से अगर कॉमन निकाले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटरमिनेंट का वैल्यू एडिशन रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। चलो जी, अच्छा कॉमन ले, कोई बच्चा मेरे से बोलेगा सर यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, किसने मना किया? ले लो। मतलब मेरे किसी बच्चे ने बोला कि सर यहाँ से 5 ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है? मैंने 5 कॉमन निकाला, तो क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। 3, 9, 12, मतलब हम कोई फैक्टर कॉमन ले सकते हैं, 2, 4, 8, इसको मैंने क्या कर दिया 7/5। अब ये मत बोला कि यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा, तो 5 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। डिटरमिनेंट बस ये चेंज आ जाएगा, सही है। और जो फैक्टर कॉमन निकाला है उसको अंदर जाकर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मतलब अगला प्रॉपर्टी ये है कि मल्टीप्लाई भी कर दो। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? जैसे मान लो, मतलब इस बार क्या किया कि हमने 3 तो पहले वाले रो से निकाला था, और 2 जो है सेकंड, सॉरी रो, मैं बार बार रो बोल रहा हूँ, कॉलम कॉलम बोल रहा हूँ। 3 वाला फैक्टर हमने पहले कॉलम से निकाला था, और 2 वाला फैक्टर हमने सेकंड कॉलम से निकाला। बट मल्टीप्लाई करते टाइम ऐसा हो सकता है, अगर मेरी क्वेश्चन के चॉइस पे या क्वेश्चन के डिमांड पे, मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने क्या किया, इस 2 को ले जा करके अंदर भी ले आ सकते हो, इस 2 को मैंने यहाँ थर्ड रो से आके, सॉरी थर्ड कॉलम से आके मल्टीप्लाई कर दिया, तो चलेगा। अब रो से भी कर सकते हो, कॉलम से भी कर सकते हो। आपके बच्चा बोलेगा सर कॉलम से ही क्यों करता, रो से कर दो, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, इस 2 को ले जाकर इस थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। 3 × 1, 1, 7, ये हो जाएगा 3, 2, 3, 2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ ले जाकर के, तो ये हो जाएगा 8, 8 और -2, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सही है। ये सब का सब इक्वल है। तो मतलब मैं अपने चॉइस के हिसाब से किसी रो या किसी कॉलम में से कॉमन भी निकाल सकता हूँ, और अपने क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से चीजों को अंदर ले आकर के मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। वो भी अगर कॉलम से निकाला है तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं कॉलम से ही मल्टीप्लाई करूँ, मैं जा करके उसको रो से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? ये मेरे चॉइस पर रहेगा, वो मेरी चॉइस है, वो मेरा मेरा जो मतलब क्वेश्चन है किससे सॉल्व हो रहा है, वो उस बात पर डिपेंड है, ठीक है। चलो अगले प्रॉपर्टी पे लेट्स फिनिश इट। अगला प्रॉपर्टी में फोर्थ प्रॉपर्टी। हाँ, अगर मान लिया हमारे पास, अच्छा डिटरमिनेंट को लिखने का तरीका ऐसे भी है, जैसे C1, तुमने देखा कि C1, C2, C3, ऐसे कर करके CN, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब ये हमारा तुम रखते हो ना ऐसे, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, यहाँ पे सेकंड कॉलम रखा हुआ है, यहाँ पे थर्ड कॉलम रखा हुआ है, यहाँ पे फोर्थ कॉलम, ऐसे एंड सो ऑन, यहाँ पे nth कॉलम है, तो ये n क्रॉस है। डिटरमिनेंट को लिखने का तरीका ये भी होता है, शॉर्टकट तरीका। अच्छा रो वाइज अगर लिखा तो कैसे लिखोगे? रो वाइज कैसे लिखते हो? रो ऐसे लिखा है, रो 1 पहले वाले ट्रे को रखा हॉरिजॉन्टल ट्रे, दूसरा हॉरिजॉन्टल ट्रे, तो तीसरा हॉरिजॉन्टल ट्रे, और लास्ट में nth हॉरिजॉन्टल ट्रे। तो ये भी लिखने का तरीका होता है, जो तुम्हारा मन करे, क्योंकि बार बार एलिमेंट लिखने से कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, उससे बढ़िया कि ऐसे करो। हाँ, अब मैं क्या कहता है, ऐसे देखना भी बहुत आसान है। मैंने क्या बोला कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। मान लो मैंने क्या किया कि इसको मैं उठा के यहाँ पे लेके चला गया, और इसको मैं उठा के लेके यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस क्या फर्क पड़ेगा, एक साइन का फर्क पड़ेगा। तो मतलब डेल्टा, ये डेल्टा है, तो मैंने क्या किया, जो मेरा नया डेल्टा आएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ C1, C3, C2 और CN, तो इस बार क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो माइनस डेल्टा के बराबर है, ठीक है। अगर ये डेल्टा है, ध्यान से समझो, अगर ये डेल्टा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डेल्टा के बराबर। मतलब रो या कॉलम को इंटरचेंज करने में कोई बुराई नहीं है, बस एक नेगेटिव साइन लगा देना आगे, ठीक है। चलो ये तो हो गया चौथा पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट रूल होगा।
ठीक है, पांचवा पॉइंट है रोल ओवर। अब रोल ओवर क्या होता है देखो थोड़ा जल्दी से। जैसे हमारे पास है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, मान लिया ऐसे। ठीक है सर, 7 ऑर्डर का हमारे पास दिया हुआ है। तो अभी पिछले पिछले केस में क्या था, इस वाले केस में क्या था कि हम एक ही कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं। अभी मैंने क्या किया, रोल ओवर करवाया। रोल ओवर का मतलब होता है कि इसको खिसका करके यहाँ पे मतलब जितने कॉलम पे खिसका रहे हैं वो खिसका करके लेके आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मान लो कि मतलब C2 को खिसका करके मैं यहाँ पे मतलब 3 कॉलम पे रोल ओवर करा दूं, तो क्या होगा, क्या बेसिकली होगा ये कि ये जो 3 कॉलम है ये पीछे की तरफ खिसक जाएगा। मतलब देखो चेंज क्या आएगा, ध्यान से समझो। रोल ओवर में थोड़ा सा अंतर है। इस बार जो अंतर क्या आएगा, C1 यहाँ पे आ गया, फिर C3 यहाँ पहुंच गया, C4 यहाँ पहुंच गया, C5 यहाँ पहुंच गया, C2 यहाँ पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड रोल ओवर। और बाकी C6, C7 एज इट इज, दिस इज कॉल्ड रोल ओवर। मतलब रोल ओवर का मतलब क्या हुआ कि एक कॉलम को, अच्छा मैं कॉलम यूज कर रहा हूँ और जो बात मैं कॉलम के लिए बोल रहा हूँ वही बात रो के लिए भी ट्रू है। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ कॉलम के लिए बोला जा रहा है, ऐसा नहीं। ये बात रो के लिए भी ट्रू, रो के लिए भी वही सेम कहानी है। हाँ, दिस इज कॉल्ड रोल ओवर। तो रोल ओवर में क्या होता है कि अगर ये हमारा डेल्टा है, ठीक है, तो ये जो नया डेल्टा होगा उसको डेल्टा डैश बोल देते हैं। तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, दोनों में रिलेशन होगा, दिस इज कॉल्ड रोल ओवर। तो डेल्टा डैश होता है दैट इज इक्वल्स टू -1 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा, अब n क्या है, n मतलब हुआ नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स में तुमने रोल ओवर करवाया है, नंबर ऑफ कॉलम्स या रोज टू रोल ओवर। समझ में आ रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने, अब जैसे तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर कितने कितने हमने कॉलम पे रोल ओवर करवाया, तो 1 2 3, 3 कॉलम पे रोल ओवर करवाया है। तो अगर 3 कॉलम पे अगर रोल ओवर करवाया है तो n का वैल्यू ऑड हो गया। तो ऑड अगर हुआ तो -1 की पावर n जो होगा वो नेगेटिव नंबर देगा, तो उसमें एक नेगेटिव साइन नेट जनरेट हो जाएगा। अगर मान लो चार चार बार करवाते, मान लो मैं इसको इसको उठा करके एक बार और रोल ओवर करवा, मतलब मैं उसको उठा करके यहाँ पे लेके आ, तो ये यहाँ पहुंच जाता, यहाँ पे 4 बार 4 कॉलम को रोल ओवर करा दिया। अगर 4 कॉलम पे रोल ओवर करवाया तो फिर वो तो ऑर्डर नंबर, सॉरी इवन नंबर हो गया, फिर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो दिस दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रोल ओवर। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये रोल ओवर वाला प्रॉपर्टी देख लो और साथ में, अच्छा टाइम भी हो गया, चलो कोई बात नहीं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो बाकी आप लोग क्या करो, इसको रिवाइज करो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी करेंगे और जल्दी से इसको छोटा चैप्टर है तो खत्म करेंगे इसको, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसको। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।